दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक में। ये कहानी झुंझुनू के रघुबीर सिंह ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। मेरा नाम रघुबीर सिंह है और मैं पिछले 18 साल से ट्रक चला रहा हूँ राजस्थान के अलग अलग हाईवेज पर। लेकिन जो कुछ मेरे साथ झुंझुनू हाईवे पर हुआ, उसके बाद मेरी जिंदगी कभी वैसे नहीं रही जैसे पहले थी। मैं उस रात को आज तक भूल नहीं पाया हूँ। वो दिसंबर की सर्दी भरी रात थी, जब मैं सीकर से माल लेकर झुंझुनू की तरफ जा रहा था। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। हाईवे लगभग सुनसान पड़ा था। सिर्फ कभी कभी दूर से किसी ट्रक की हल्की सी रोशनी नजर आ जाती थी और फिर अंधेरा सब कुछ निगल लेता था। मेरे ट्रक की इंजन की आवाज और हवा की चीख ही सिर्फ मेरे साथ थी उस रात। मैं थोड़ा थका हुआ भी था, लेकिन माल टाइम पर पहुंचाना था, इसलिए रुकने का सवाल ही नहीं था। मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। तभी मुझे रोड के साइड में एक औरत खड़ी नजर आई। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा अंधेरे में क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका हाथ हिल रहा था जैसे वो लिफ्ट मांग रही हो। पहले तो मैंने इग्नोर किया, क्योंकि रात के इस टाइम पर किसी को लिफ्ट देना सेफ नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मेरे ट्रक का इंजन एकदम से झटके से बंद हो गया। मैं हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। मैंने तुरंत ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा, लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी मुझे पीछे से हल्की सी पायल की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चलकर मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे से मुड़कर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत मेरे ट्रक के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अब उसका चेहरा थोड़ा सा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी थीं। बिल्कुल सीधा मुझे देख रही थी बिना झपके। मैं घबरा गया और बोला, बहन जी, आपको कहाँ जाना है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मुस्कुराई और अपना हाथ ट्रक की तरफ बढ़ाया, जैसे वो अंदर बैठना चाहती हो। मैंने डर के मारे तुरंत ट्रक का दरवाजा खोला और बोला, आप बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूं। जैसे ही वो ट्रक में चढ़ी, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैंने इग्निशन में चाबी घुमाई और हैरानी की बात यह थी कि ट्रक एकदम से स्टार्ट हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं बिना कुछ बोले गाड़ी चलाने लगा, लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। कुछ देर तक वो औरत चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे से बोली, आगे मोड़ पर मुझे उतार देना। उसकी आवाज बहुत ही ठंडी और अजीब थी, जैसे दूर से आ रही हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरी नजर बार बार उसके पैरों पर जा रही थी और तब मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। जैसे ही हम उस मोड़ के पास पहुंचे जहां उसने उतरने को कहा था, मैंने ट्रक स्लो किया, लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ मुड़कर बोला, यहां उतर जाइए, मेरी आवाज गले में अटक गई, क्योंकि वो सीट पर थी ही नहीं। ट्रक बिल्कुल खाली था। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी खुशबू और ठंडी हवा रह गई थी। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं तुरंत ट्रक से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। तभी अचानक मेरे ट्रक के पीछे से जोर से धड़ धड़ की आवाज आई, जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा हो। मैं डर के मारे जम गया। धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक के पीछे के दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे उन दरवाजों के पास जाकर उन्हें खोला, और जैसे ही दरवाजा खुला, मेरे सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत लटकी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था और उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। उसने एक जोर की चीख मारी और मैं पीछे गिर गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी होश वापस आई तो सुबह हो चुकी थी और कुछ लोग मेरे आसपास खड़े थे। उन्होंने मुझे उठाया और पानी पिलाया। मैं पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। मैंने तुरंत ट्रक के पीछे जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग कह रहे थे कि शायद मैं थकान की वजह से बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे पता था कि मैंने जो देखा वो सपना नहीं था। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं कभी भी उस रूट पर रात में अकेला ड्राइव नहीं करूंगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बाद मुझे फिर से वही रूट पकड़ना पड़ा, और इस बार जो हुआ वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। 3 दिन तक मैं नींद नहीं ले पाया था। आंखें बंद करता तो वही सफेद साड़ी वाली औरत मेरे सामने आ जाती। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान और सबसे ज्यादा उसके उल्टे पैर। मेरा दिमाग हिल चुका था। लेकिन मजबूरी भी एक अजीब चीज होती है। मालिक ने सीधा बोल दिया था कि अगर काम करना है तो झुंझुनू का माल लेकर जाना पड़ेगा, वरना दूसरा ड्राइवर देख लेंगे। घर की जिम्मेदारियां और पैसे की जरूरत ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं फिर से
उसी रात उसी हाईवे पर निकल पड़ा। इस बार मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था, जैसे बचपन में मम्मी सिखाया करती थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। इस बार मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था ताकि उस जगह पर ज्यादा देर ना रुकना पड़े। लेकिन जैसे ही मैं उस मोड़ के करीब पहुंचा, मेरी सांसें फिर से तेज होने लगी। हवा ठंडी हो गई थी और एक अजीब सी सन्नाटा फैल गया था, जैसे पूरा हाईवे सांस रोक कर खड़ा हो। मैं स्पीड बढ़ाने ही वाला था कि अचानक मेरे ट्रक के सामने एक आदमी आ गया। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक सीधा उस आदमी के बिल्कुल पास रुक गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी बाहर आ जाएगा। वो आदमी धीरे धीरे मेरे ट्रक के पास आया। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था। उसने हाथ जोड़कर बोला, भैया मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैं पहले ही डरा हुआ था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि शायद इंसान ही है, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोला और उसे बैठने दिया। जैसे ही वो अंदर बैठा, मुझे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मैंने अपना मुंह थोड़ा साइड कर लिया और गाड़ी चला दी। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम यहाँ पहली बार आए हो क्या? उसकी आवाज़ में कुछ अजीब था। मैंने कहा, नहीं, मैं पहले भी आया हूँ। तब वो हल्का सा हंसा और बोला, फिर तो तुम्हें पता होगा यहाँ क्या होता है। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो सीधा सामने देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के कोने से जैसे वो मुझे ही देख रहा हो। मैं चुप रहा तो वो फिर बोला, 3 दिन पहले भी तुम यहीं से गुजरे थे ना, और तुमने एक औरत को लिफ्ट दी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रक अपने आप तेज होता जा रहा था। मेरी सांसें रुक रही थीं। मैं पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तभी वो आदमी जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी धीरे धीरे बदलकर एक औरत की हंसी बन गई। मेरी रूह कांप उठी। मैंने डर के मारे उसकी तरफ देखा तो वो आदमी धीरे धीरे बदल रहा था। उसका चेहरा पिघलने लगा और कुछ ही सेकंड्स में मेरे सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसकी आंखें फिर से खून से भरी हुई थीं और इस बार उसके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। उसने सीधा मेरी तरफ देखा और बोला, तुम बच नहीं पाओगे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी अचानक ट्रक एक जोर के झटके से रुक गया, जैसे किसी ने बाहर से पकड़कर रोक दिया हो। मैं तुरंत होश में आया और देखा कि ट्रक रोड के साइड में खड़ा है और वो औरत गायब थी। मैं तुरंत ट्रक से नीचे उतर गया और बिना पीछे देखे भागने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बस भाग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक छोटा सा ढाबा दिखा जहां लाइट जल रही थी। मैं सीधा वहां घुस गया और पानी मांगा। ढाबा वाले ने मुझे देखा और तुरंत समझ गया कि मैं बहुत डरा हुआ हूं। उसने मुझे बिठाया और बोला, फिर से किसी ने रोका क्या? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने गहरी सांस ली और बोला, भाई ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ सालों पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। उसका पति उसे छोड़कर भाग गया था और तब से वो हर रात किसी न किसी से लिफ्ट मांगती है, और जो रुक जाता है उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। मैंने उससे पूछा, लेकिन मैं 2 बार बच कैसे गया? ढाबा वाला कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद तुम्हारे साथ अभी खेल चल रहा है। वो तुम्हें डरा रही है, तोड़ रही है। जब तक तुम पूरी तरह से टूट न जाओ, तब तक वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैं समझ गया था कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं रात वहीं ढाबा पर रुक गया, लेकिन उस रात जो मैंने सपना देखा, उसने मेरी नींद हमेशा के लिए छीन ली, क्योंकि उस सपने में वो औरत मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी और धीरे से कह रही थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था, लेकिन मेरी हालत अभी भी रात जैसी ही थी। हाथ कांप रहे थी और दिमाग में बस वही सपना घूम रहा था। ढाबा वाले ने मुझे चाय दी और बोला कि अगर जिंदा रहना है तो इस रात के बाद ये रास्ता छोड़ दे। लेकिन मैं क्या करता? माल ट्रक में पड़ा था और मालिक का फोन पहले ही आ चुका था कि डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए। मजबूरी फिर से मेरे सामने खड़ी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और डिसाइड किया कि दिन के टाइम ही झुंझुनू पहुंचकर वापस किसी और रूट से लौट जाऊंगा। मैं ट्रक लेकर आगे बढ़ा और दिन के उजाले में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वही रोड, वही पेड़, वही मोड़, लेकिन रात वाली बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। जैसे ही मैं उस जगह से गुजरा जहां मैंने पहली बार उस औरत को देखा था, मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। मैं हैरान रह गया। मैंने स्टीयरिंग से हाथ हटा लिए, लेकिन हॉर्न रुक ही नहीं रहा था। कुछ सेकंड बाद खुद ही बंद हो गया, लेकिन मेरे शरीर में फिर से ठंड सी दौड़ गई। मैं झुंझुनू पहुंच गया और माल उतार दिया,
लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हर जगह मुझे उस औरत का चेहरा नजर आ रहा था। मैंने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया और सोचा कि इस बार मैं दिन में ही वापस चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं हाईवे पर वापस आया, आसमान अचानक से बदल गया। काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। दिन का उजाला धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगा। मैं स्पीड बढ़ाकर जल्दी से उस एरिया को क्रॉस करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं उस मोड़ के करीब पहुंचा, मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मुझे क्लियरली दिखाई देना बंद हो गया, जैसे किसी ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया हो। मैं घबरा गया और ट्रक को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे सामने रोड पर एक छोटी सी लड़की खड़ी नजर आई। वो बिल्कुल बीच रोड पर खड़ी थी और हिला भी नहीं रही थी। मैंने जोर से ब्रेक लगाया और ट्रक उसके बिल्कुल पास रुक गया। मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे से नीचे उतरकर उस लड़की के पास गया और बोला, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन वो चुप रही, बस धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और मुझे देखा। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे उस औरत की थीं। मेरी सांसें अटक गईं। उसने धीरे से अपनी उंगली रोड के साइड की तरफ इशारा किया, जैसे मुझे वहां जाने को कह रही हो। मैं जाने क्यों उसकी बात मानने लगा, जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। मैं धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ने लगा और कुछ ही कदम चलने के बाद मुझे एक पुरानी खाई दिखी, जिसमें एक पुराना जला हुआ ट्रक पड़ा था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैं उस ट्रक के पास गया और जैसे ही मैंने अंदर झांक कर देखा, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि अंदर एक आदमी की जल चुकी लाश थी, जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी, जैसे वो मैं ही हूं। मेरी आंखें फट गईं। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने डर के मारे मुड़कर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा हुआ था और धीरे से बोली, तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। मैं जोर जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी अचानक जोर की बिजली चमकी और एक जोर के गरज के साथ सब कुछ हिल गया। उस पल में मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया और मैं सीधा पीछे गिर गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं रोड पर पड़ा था और मेरे आसपास कुछ गाड़ी वाले लोग खड़े थे। वो कह रहे थे कि मैं अचानक ट्रक से उतरकर खाई की तरफ भाग गया था। मैंने तुरंत वहां देखा जहां मुझे वो जला हुआ ट्रक दिख रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली जमीन थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मैं पागल हो रहा हूं या सच में कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? मैं बिना कुछ बोले वापस अपने ट्रक में बैठा और सीधा वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मेरे रियर व्यू मिरर में कुछ दिखाई दिया। मेरी रूह कांप गई, क्योंकि पीछे वाली सीट पर वो औरत फिर से बैठी थी और इस बार उसके साथ वो छोटी लड़की भी थी। दोनों मुझे घूर कर देख रही थीं और धीरे धीरे मुस्कुराने लगीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए और मुझे समझ आ गया कि अब ये सिर्फ डराने तक सीमित नहीं है, अब ये कुछ और ही होने वाला है और शायद इस बार बचना इतना आसान नहीं होगा। मेरा गला सूख गया था और हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। रियर व्यू मिरर में वो औरत और छोटी लड़की दोनों बैठी हुई मुझे घूर रही थीं। उनकी मुस्कान धीरे धीरे और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, गाड़ी रोक दूं या भगाता रहूं, लेकिन डर के मारे मैं बस एक्सेलरेटर दबाए जा रहा था। ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी और मेरी सांसें तेज होती जा रही थीं। मैं बार बार मिरर से नजर हटाने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही नजर आगे करता, कुछ सेकंड्स बाद फिर से कंट्रोल नहीं होता और मैं मिरर की तरफ देख लेता और हर बार उनका चेहरा थोड़ा और करीब लगता, जैसे वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही हों। तभी अचानक ट्रक के अंदर का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया, जैसे किसी ने फ्रीजर चला दिया हो। मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे गाना गा रहा हो। वो आवाज बिल्कुल मेरी गर्दन के पास से आ रही थी। मैं समझ गया कि वो दोनों अब पीछे नहीं बल्कि मेरे बिल्कुल पास है। मेरी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन फिर भी मैं हनुमान चालीसा याद करने लगा। जैसे ही मैंने मन में 2 लाइन बोली, आवाज अचानक से तेज हो गई और एक जोर की चीख में बदल गई। ट्रक एकदम से हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे झुनझुना दिया हो। स्टीयरिंग मेरे हाथ से निकलने लगी। मैं पूरी ताकत से उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मेरे सामने रोड पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। मैंने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन इस बार ब्रेक ने काम किया और ट्रक पेड़ से कुछ ही फीट दूर रुक गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार सीट खाली थी। न वो औरत थी न लड़की, लेकिन उनकी हंसी अभी भी ट्रक के अंदर गूंज रही थी। मैं समझ गया था कि ये सब मुझे कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। मैं धीरे से ट्रक से नीचे उतर गया और देखा कि रोड पर सच में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास के पेड़ बिल्कुल ठीक थे, जैसे ये पेड़ किसी ने जानबूझकर गिराया हो। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी पीछे से एक ट्रक आकर रुक गया।
उसमें से एक बूढ़ा ड्राइवर उतरकर मेरे पास आया। उसने मुझे देखा और तुरंत समझ गया कि मैं डरा हुआ हूँ। उसने पूछा क्या हुआ। मैंने सब कुछ बता दिया जो मेरे साथ हो रहा था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम गलत जगह पर फंस गए हो बेटा। उसने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ था। पति ट्रक चला रहा था और बीवी और बेटी साथ में थी। रात के टाइम ब्रेक फेल हो गए और ट्रक खाई में गिर गया। पति तो बच गया, लेकिन बीवी और बेटी जिंदा जल गईं। और कहते हैं कि उस आदमी ने डर के मारे किसी को सच नहीं बताया और भाग गया। तब से वो औरत और उसकी बेटी यहाँ भटक रही हैं और हर रात किसी न किसी से लिफ्ट मांगती हैं, और जो रुक जाता है उसका वापस आना मुश्किल। मेरा हाथ फोन पकड़े पकड़े कांप रहा था और आंखें रियर व्यू मिरर पर जम चुकी थीं। वो आदमी बिल्कुल मेरे ट्रक के पीछे खड़ा था। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो सालों से किसी डर के साए में जी रहा हो। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी फोन के उस तरफ से उसकी आवाज फिर आई, धीरे और टूटती हुई सी। उसने कहा, मुझे पता है तुमने उन्हें देख लिया है। वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, जैसे मुझे नहीं छोड़ा। मैं काफी देर तक चुप रहा। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उसने हल्की सी हंसी निकाली, लेकिन वो हंसी बिल्कुल खाली थी, और बोला, मैं वही हूं जिसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें पता है वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी, वरना वो कभी नहीं जाएंगी। कुछ सेकंड्स तक फोन पर सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा, मैं रोज आता हूं यहां, रोज उनकी चीखें सुनता हूं, लेकिन उनका सामना करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। मैं डर गया था, मैं भाग गया था, और तब से मैं जिंदा होकर भी मर चुका हूं। मैंने उससे कहा, अगर तुम आज भी भाग गए तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। मेरी आवाज में डर के साथ साथ एक गुस्सा भी था, शायद इसलिए क्योंकि अब मैं भी इस सब में फंस चुका था और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वो आदमी धीरे से बोला, क्या वो आज रात आएंगी? मैंने कहा, हाँ, और इस बार तुम्हें उनका सामना करना ही पड़ेगा। कुछ देर तक वो चुप रहा, फिर उसने बस एक बात बोली, ठीक है, आज रात मैं भागूंगा नहीं। और फोन कट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ट्रक से नीचे उतरकर पीछे गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, जैसे वो आदमी कभी था ही नहीं। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये सब सच है और आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। दिन भर मैं बेचैन रहा। हर आवाज पर मुझे लगता कोई मुझे बुला रहा है। जैसे ही शाम होने लगी, मेरे सीने पर बना वो जलने का निशान जलने लगा, जैसे कोई उसे अंदर से टपका रहा हो। मैं समझ गया कि वक्त आ गया है। रात के करीब 11 बजे मैं फिर से उसी जगह पर था जहां वो एक्सीडेंट हुआ था। हवा बिल्कुल ठंडी थी और आसपास का माहौल फिर से बदलने लगा। जैसे ही मैं ट्रक से उतरकर आगे बढ़ा, मुझे अंधेरे में दो परछाइयां नजर आईं। वो औरत और उसकी बेटी फिर से मेरे सामने खड़ी थीं। इस बार उन्होंने मुझे सीधा नहीं देखा, बल्कि मेरी पीछे की तरफ देख रही थीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और वो आदमी वहां खड़ा था। उसकी टांगें कांप रही थीं और आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उनके सामने जाकर रुक गया। उसने हाथ जोड़ लिए और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं कमजोर था, मैं तुम्हें बचा सकता था, लेकिन मैं भाग गया। वो औरत चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक गहरा दर्द भी था। उसने धीरे से कहा, तुमने हमें जिंदा जला दिया, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने इतना दर्द सहा। उसकी आवाज सुनकर मेरे भी आंसू निकल आए। वो आदमी जमीन पर गिर गया और रोते हुए बोला, मैं सालों से हर दिन मर रहा हूं, बस एक मौका दे दो, मैं सब ठीक करना चाहता हूं। मैं तुम दोनों की अंतिम क्रिया करूंगा, मैं सबके सामने अपना गुनाह कबूल करूंगा। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, जैसे वक्त थम गया हो। तभी वो छोटी लड़की आगे बढ़ी और उस आदमी के पास जाकर रुक गई। उसने धीरे से अपना हाथ उसके सर पर रखा और कहा, पापा। ये सुनते ही मेरी सांसें रुक गईं और वो आदमी जोर से चीख कर रो पड़ा। उसने अपनी बेटी को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके अंदर से गुजर गया, जैसे वो सिर्फ एक साया हो। वो औरत धीरे से आगे बढ़ी और उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलते ही यहाँ वापस आना और हमें आग से मुक्ति देना, वरना हम हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहेंगे। वो आदमी सिर झुकाकर हाँ में हाँ मिलाने लगा। उसकी रूह तक टूट चुकी थी। तभी अचानक वो औरत और लड़की धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और कुछ ही सेकंड्स में वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया। मैं और वो आदमी वहां खड़े थे,
दोनों चुप, दोनों थके हुए, और दोनों को पता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि कल सुबह जो होने वाला था वो डिसाइड करेगा कि ये कहानी यहीं खत्म होगी या फिर हम सब के लिए एक नया खौफ शुरू होगा। रात का बाकी हिस्सा हम दोनों ने वहीं ट्रक के पास बैठकर गुजारा। न मैं कुछ बोल रहा था, न वो आदमी, बस कभी कभी उसकी सिसकियों की आवाज़ सन्नाटे को तोड़ देती थी। उसने अपना नाम महावीर बताया, और जब उसने अपनी कहानी डिटेल में बतानी शुरू की तो मुझे समझ आया कि डर सिर्फ उस औरत और बेटी में नहीं, बल्कि इस आदमी के अंदर भी उतना ही गहरा बसा हुआ है। महावीर ने कहा कि उस रात वो शराब के नशे में था और ट्रक तेज चला रहा था। उसकी बीवी बार बार उसे धीरे चलाने को कह रही थी, लेकिन उसने नहीं सुना। जब ब्रेक फेल हुए तो उसका दिमाग काम करना बंद कर गया और उसने बिना सोचे समझे कूदने का फैसला कर लिया। उस पल उसने सिर्फ अपनी जान के बारे में सोचा और सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आवाज में इतना पछतावा था कि लग रहा था जैसे हर लफ्ज उसके लिए सजा हो। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। मैं बस उस जगह को देख रहा था जहां कल रात वो दोनों खड़ी थीं। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जैसे ही आसमान हल्का सा नीला होने लगा और सूरज निकलने का वक्त आया, महावीर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर अब भी था, लेकिन इस बार उस डर के साथ एक फैसला भी था। उसने कहा, आज जो होगा देखा जाएगा, मैं अब और नहीं भागूंगा। मैं चुपचाप उसके साथ चल दिया। हम दोनों ने मिलकर वहां लकड़ियां इकट्ठी की जहां उसने बताया कि ट्रक गिरा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, जैसे उसे पता हो कि यही उसका आखिरी मौका है। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, हवा अचानक से ठंडी हो गई और आसपास का माहौल फिर से बदलने लगा। मुझे महसूस हुआ कि वो दोनों फिर से आ चुकी हैं। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और सच में वो औरत और उसकी बेटी वहां खड़ी थी। इस बार उनका रूप पहले जैसा भयानक नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी दर्द था और इंतजार भी। महावीर धीरे धीरे उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़े और बिना कुछ बोले लकड़ियों के पास बैठ गया। उसने माचिस निकाली और एक पल के लिए रुक गया, जैसे अपनी सारी हिम्मत जोड़ रहा हो। फिर उसने आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, एक तेज हवा चलने लगी और आग की लपटें उनकी तरफ बढ़ने लगीं, लेकिन वो वहां से हिले नहीं, बल्कि धीरे धीरे आग के पास आने लगी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे लग रहा था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। महावीर जोर जोर से रोते हुए बोल रहा था, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम दोनों के बिना जी नहीं पाया, हर दिन मरा हूं। मैं आज सब खत्म करना चाहता हूं। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। वो छोटी लड़की आगे बढ़ी और आग के पास रुक गई। उसने एक बार अपने पिता की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। फिर धीरे धीरे वो आग के अंदर चली गई। मेरी रूह कांप गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, जैसे उसे सुकून मिल रहा हो। उसके बाद वो औरत भी आगे बढ़ी। उसने महावीर की तरफ देखा और कुछ पल के लिए रुक गई। फिर धीरे से बोली, आज तुमने भाग कर नहीं, बल्कि सामना करके अपनी गलती मानी है। शायद इसी का इंतजार था हमें। उसकी आवाज में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था। महावीर जमीन पर गिरकर रो रहा था। उसने अपना सर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। वो औरत धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ी और जैसे ही वो भी आग के अंदर गई, एक तेज रोशनी छा गई और कुछ सेकंड्स के लिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जब रोशनी कम हुई तो वहां न आग थी, न वो औरत, न लड़की। बस एक हल्का सा धुआं था जो हवा में घुल रहा था, और एक अजीब सी शांति थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मुझे लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी अचानक महावीर ने अपना सर उठाया और उसकी आंखें देखकर मेरा खून जम गया, क्योंकि उसकी आंखों में अब पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खाली सी मुस्कान थी। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और बोला, क्या तुम्हें लगता है ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? मेरी सांसें रुक गईं और मैं समझ गया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद अब असली खौफ शुरू होने वाला है। मेरी सांसें अटक गई थीं। महावीर का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में जो पहले पछतावा था वो गायब हो चुका था, और उसकी जगह एक अजीब सी ठंडी मुस्कान आ गई थी, जैसे वो किसी और ही चीज का हिस्सा बन चुका हो। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन मेरी टांगें जैसे जमीन में जम गई थीं। महावीर धीरे धीरे खड़ा हुआ और बिना पलक झपके मुझे देखने लगा। उसने फिर से वही बात बोली, तुम्हें लगता है ये सब खत्म हो गया? उसकी आवाज़ अब उसकी अपनी नहीं लग रही थी। उसमें एक और आवाज़ मिली हुई थी, बिल्कुल वही जो मैं पहले सुन चुका था, एक औरत की हल्की सी गूंज जैसी। मेरा गला सूख गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम ठीक हो महावीर? लेकिन उसने सिर्फ धीरे से अपना सर टेढ़ा किया और हंसा। वो हंसी बिल्कुल इंसानी नहीं थी। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैं समझ गया था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। तभी अचानक हवा फिर से तेज होने लगी और वो जली हुई जगह जहां अभी कुछ देर पहले आग लगी थी, वहां से हल्का सा धुआं फिर से उठने लगा।
मैंने डर के मारे उस तरफ देखा और धीरे धीरे उस धुएं के अंदर से दो परछाइयां बनने लगीं। मेरी आंखें फट गईं क्योंकि वो औरत और लड़की फिर से वापस आ रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनका रूप पहले से ज्यादा अंधेरा और भयानक लग रहा था, जैसे उन्हें मुक्ति नहीं बल्कि और ज्यादा तकलीफ मिली हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं समझ गया कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया है। महावीर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसके चलने का तरीका अजीब था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो बिल्कुल उनके सामने जाकर रुक गया और बिना कुछ बोले खड़ा रहा। तभी वो औरत धीरे से उसके पास आई और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। उसने हल्की सी आवाज में कहा, तुमने देर कर दी महावीर, बहुत देर। उसकी आवाज में अब फिर से गुस्सा था और इस बार वो और ज्यादा गहरा लग रहा था। महावीर चुप रहा, लेकिन उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई। फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। वो औरत जोर से चीखी और उसने महावीर का गला पकड़ लिया। उसकी बेटी भी उसके पास आ गई और दोनों ने उसे जमीन पर गिरा दिया। महावीर जोर जोर से तड़पने लगा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि वो अब भी मुस्कुरा रहा था। मैंने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी मेरे कान के पास किसी ने धीरे से कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते। मेरी रूह कांप उठी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं भी इस सब का हिस्सा बन चुका हूं। आगे मैंने देखा कि वो औरत और लड़की महावीर को खींचकर उसी जगह ले जा रही थीं जहां आग लगी थी, और धीरे धीरे उसका शरीर धुआं बनने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान बनी हुई थी, जैसे वो किसी और ही चीज से कंट्रोल हो रहा हो। तभी अचानक उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई और सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब एक गहरा अंधेरा था और उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत मुड़कर भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम भागने के बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे दौड़ रहा हो। हवा और तेज हो गई और मेरा हाथ स्टीयरिंग पर कस के जम गया था और आंखें उस लाल रंग से चमकते बोर्ड पर टिकी हुई थीं। अगला मोड़ 2 किलोमीटर और नीचे लिखा था, वापस मत मुड़ना। मेरे अंदर एक आवाज कह रही थी कि यहीं से ट्रक घुमा ले और भाग जा, लेकिन दूसरी आवाज, जो अब शायद मेरी नहीं रही थी, वो मुझे उस मोड़ की तरफ जाने को मजबूर कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ने लगा। हर सेकंड के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी और आसपास का माहौल अजीब सा लगने लगा, जैसे मैं किसी और ही जगह में एंटर कर रहा हूं। जैसे ही मैं उस मोड़ के करीब पहुंचा, मेरी हेडलाइट्स एक पल के लिए ब्लिंक हुईं और फिर रोड का सीन बिल्कुल बदल गया। वो वही हाईवे नहीं लग रहा था। रोड टूट फूट गया था। साइड के पेड़ सूख चुके थे और आसमान बिल्कुल काला पड़ चुका था, जैसे रात नहीं बल्कि कोई अंधेरा सा जीव ऊपर फैल गया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं ट्रक रोक नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे पैर एक्सीलरेटर पर चिपका दिए हों। तभी अचानक मुझे रोड के बीच में एक आदमी खड़ा नजर आया। उसने पुरानी पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और हाथ से मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने जोर से ब्रेक लगाया और ट्रक उसके बिल्कुल पास रुक गया। मेरा गला सूख गया था। मैंने खिड़की से झांककर पूछा, क्या हुआ साहब? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मेरे ट्रक के पास आया और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना किसी प्यूपिल के। मेरी रूह कांप उठी। उसने धीरे से कहा, तुम देर से आए हो। ये सुनते ही मेरी सांसें रुक गईं। मैंने पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उसने सीधा हाथ उठाकर आगे के रोड की तरफ इशारा किया। मैंने डर के मारे उस डायरेक्शन में देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी हिम्मत तोड़ दी। रोड के आगे कई गाड़ियां उलट पुलट पड़ी थीं, कुछ जल चुकी थीं, कुछ आधी टूट चुकी थीं और उनके आसपास कई लोग खड़े थे, लेकिन वो लोग इंसान नहीं लग रहे थे। उनके शरीर अधूरे थे, किसी का हाथ नहीं, किसी का चेहरा नहीं, और सब धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रहे थे। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने तुरंत ट्रक रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन गियर हिल ही नहीं रहा था। तभी अचानक वो पुलिस वाला मेरे और करीब आ गया और बोला, ये जगह उन सब की है जो कभी घर नहीं पहुंच पाए, और अब तुम भी उनमें शामिल हो चुके हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक मेरे सीने पर बना वो जलने का निशान तेज जलने लगा, जैसे कोई अंदर से आग लगा रहा हो। मैं दर्द से तड़पने लगा और स्टीयरिंग पर झुक गया। उस दर्द के बीच मुझे फिर से वो औरत और लड़की की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, हिम्मत मत हारना, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, वरना सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी सारी ताकत जोड़कर सिर उठाया और फिर से एक्सीलरेटर दबाया। इस बार ट्रक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ गया। वो पुलिस वाला एक पल में साइड हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो जानता हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो सारी टूटी हुई गाड़ियां और आधे अधूरे लोग मेरे आसपास से गुजरते गए।
उनकी आंखें मुझे फॉलो कर रही थीं और उनकी हल्की हल्की आवाज़ें मेरे कान में गूंज रही थीं, जैसे वो सब मुझे बुला रहे हों, रोकना चाहते हों। मेरा दिमाग अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। कुछ दूर जाने के बाद रोड फिर से खाली हो गया और सामने एक पुराना सा गेट नजर आया जिस पर जंग लग चुका था और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अंतिम द्वार। मेरे हाथ कांपने लगे और दिल और तेज धड़कने लगा। मुझे समझ आ गया कि यही वो जगह है जहां से वापस आना शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अब मैं इतना आगे आ चुका था कि पीछे मुड़ना भी मुमकिन नहीं था। जैसे ही मैं उस गेट के पास पहुंचा, वो धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा और अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था, इतना गहरा कि मेरी हेडलाइट्स भी उसे चीर नहीं पा रही थीं। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर ट्रक को उस अंधेरे के अंदर ले गया, और जैसे ही मैं अंदर घुसा, मेरे पीछे का गेट जोर से बंद हो गया। मेरी सांसें रुक गईं और मुझे महसूस हुआ कि अब मैं उस दुनिया में आ चुका हूं जहां से वापस आने का रास्ता शायद किसी को कभी नहीं मिला। जैसे ही गेट मेरे पीछे बंद हुआ, एक जोर की आवाज पूरी जगह में गूंज उठी और मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ट्रक के अंदर पूरा अंधेरा छा गया था। हेडलाइट्स ऑन होने के बावजूद मुझे सिर्फ कुछ फीट तक ही दिख रहा था, जैसे रोशनी को कोई चीज निगल रही हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर सेकंड के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक रोड गायब हो गया और ट्रक एक खुली जगह पर रुक गया। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया और इधर उधर देखने लगा। ये जगह किसी कब्रिस्तान जैसी लग रही थी, लेकिन यहाँ कोई कब्र नहीं थी। सिर्फ जमीन पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उंगलियों से मिट्टी को खुरचा हो। मेरा गला सूख गया। मैं ट्रक से नीचे उतर गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि जमीन हल्की हल्की हिल रही है, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि अचानक जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। मेरी चीख निकल गई और मैं पीछे गिर गया। उस हाथ के बाद एक और हाथ, फिर एक और धीरे धीरे कई हाथ जमीन से बाहर निकलने लगे, जैसे कोई नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ही सेकंड्स में जमीन फटने लगी और आधे अधूरे शरीर बाहर आने लगे। उनके चेहरे पर दर्द था और आंखें सीधा मेरी तरफ थीं। मैं डर के मारे उठकर भागने लगा, लेकिन जहां भी जाता मुझे वही दिखाई देता, जैसे ये जगह खत्म ही नहीं हो रही हो। तभी एक जोर की आवाज आई, रुक जाओ। मेरी टांगें अपने आप रुक गईं, जैसे किसी ने मुझे कमांड दिया हो। मैंने धीरे से मुड़कर देखा तो वो औरत और उसकी बेटी मेरे सामने खड़ी थीं, लेकिन इस बार उनका रूप अलग था। उनके चेहरे पर अब इतना गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा दर्द और थकान थी, जैसे वो भी इस जगह से थक चुकी हों। वो औरत धीरे से बोली, ये वही जगह है जहां सब आकर फंस जाते हैं। ये अंतिम द्वार के अंदर का सच है, जहां उन सब की रूहें अटकी हैं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने पूछा, मैं क्या करूं? उसने कहा, तुम्हें उन सब को आज़ाद करना होगा, लेकिन याद रखना, हर रूह का अपना दर्द है, और अगर तुम उस दर्द को झेल नहीं पाए तो तुम भी यहीं के हो जाओगे। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। तभी वो छोटी लड़की मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति भी थी। उसने धीरे से कहा, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अचानक मेरे सीने पर बना निशान फिर से जलने लगा और इस बार उसकी रोशनी बाहर तक दिखने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी और जैसे ही वो जमीन पर पड़ी, वो हाथ जो बाहर निकल रहे थे रुक गए। मैंने हैरानी से अपने सीने की तरफ देखा और समझ गया कि शायद यही मेरी ताकत है, यही वो चीज़ है जो मुझे यहाँ लाई है। तभी वो औरत बोली, ये निशान तुम्हें दिया गया है ताकि तुम अंधेरे को रोशनी दिखा सको। मेरा डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ और ज्यादा महसूस होने लगा। मैंने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़ने लगा। अब हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि मैं किसी और ही सफर पर निकल चुका हूँ। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक आदमी नजर आया। वो जमीन पर बैठा था और अपना सिर पकड़कर रो रहा था। उसका शरीर आधा जल चुका था और आंखों में इतना दर्द था कि देखना मुश्किल हो रहा था। वो औरत धीरे से बोली, ये पहली रूह है जिसे तुम्हें मुक्ति देनी होगी। मेरी सांसें फिर से तेज हो गईं। मैं धीरे धीरे उस आदमी के पास गया। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने अपना सिर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखों में जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी, क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज था जो शायद मेरी पूरी दुनिया बदलने वाला था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब मैं उस आदमी के बिल्कुल सामने जाकर रुक गया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आधा बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उस नॉर्मल हिस्से में भी एक अजीब सी खाली सी एक्सप्रेशन थी। उसने धीरे से बोला, तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं,
लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा, मैं यहाँ तुम सबको आज़ाद करने आया हूँ। ये सुनते ही वो जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी दर्द भरी थी कि मेरी रूह कांप उठी। उसने कहा, आज़ादी यहाँ कोई नहीं देता, यहाँ सिर्फ सज़ा मिलती है हर उस इंसान को जिसने किसी और की कहानी अधूरी छोड़ी हो। मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, तभी वो धीरे से खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मेरे सीने का निशान फिर से जलने लगा और उसकी रोशनी और तेज हो गई। उस रोशनी के कांटेक्ट में आते ही वो आदमी अचानक से तड़पने लगा, जैसे उसे कोई तकलीफ हो रही हो। मैंने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन वो औरत की आवाज़ मेरे कान में गूंजी, पीछे मत हटना, उसका दर्द ही उसकी चाबी है। मैं अपनी जगह पर रुक गया और हिम्मत जोड़कर उस आदमी की आंखों में देखता रहा। तभी अचानक मेरे दिमाग में कुछ इमेजेस फ्लैश होने लगे। मैं खुद को एक दूसरी रात में देख रहा था। मैं ट्रक चला रहा था, आंखों में नींद थी और दिमाग थका हुआ था। तभी रोड के बीच में एक बाइक आई जिसमें 2 लोग बैठे थे। मैं ब्रेक लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन देर हो चुकी होती है। एक जोर का टक्कर होता है और वो बाइक दूर जा गिरती है। मैं तुरंत ट्रक रोकता हूं और नीचे उतरकर देखता हूं, दोनों लोग जमीन पर पड़े होते हैं। उनमें से एक हिला भी नहीं रहा होता और दूसरा जोर जोर से सांस ले रहा होता है। मेरी सांसें तेज हो जाती हैं और दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं डर के मारे इधर उधर देखता हूं, रोड बिल्कुल खाली होती है और फिर वो गलती करता हूं जो मुझे यहां तक ले आई। मैं वापस ट्रक में बैठता हूं और बिना पीछे देखे वहां से भाग जाता हूं। मेरा दिमाग फटने लगा। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे सब याद आ गया था। मैं भी भाग गया था। मैं भी उन लोगों को उसी तरह छोड़कर आया था जैसे महावीर ने अपनी फैमिली को छोड़ा था। वो परछाई जो मेरा ही रूप थी, मेरे ऊपर झुक गई और धीरे से बोली, अब समझा क्यों तू यहाँ है। तू भी उन्हीं में से है जो सच से भागते हैं। मेरी सांसें टूट रही थीं। मैं सिर्फ रो रहा था। वो औरत और लड़की मेरे पास खड़ी थीं, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं बोल रही थीं, जैसे ये मेरा अपना इम्तिहान हो जिसमें मुझे खुद ही पास होना है। मैंने अपनी सारी हिम्मत जोड़कर ऊपर देखा और कहा, हाँ, मैंने गलती की। मैंने डर के मारे उन लोगों को छोड़ दिया, लेकिन अब मैं भागूंगा नहीं। मैं अपनी गलती मान रहा हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे सीने का निशान इतनी तेज जलने लगा कि मैं चीख उठा, लेकिन उस रोशनी ने मेरे सामने खड़ी उस परछाई को घेर लिया। वो तड़पने लगी, जैसे उसका अंधेरा जल रहा हो। वो जोर जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे उसका रूप टूटने लगा, जैसे कोई शीशा टूट रहा हो। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और बोला, अगर तू सच में बदल गया है तो उन्हें ढूंढ और उन्हें मुक्ति दे, वरना मैं फिर वापस आऊंगा। और फिर वो जैसे ही मैं उस नए रास्ते के अंदर घुसा, मेरे आसपास का अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे मैं किसी सुरंग में उतर रहा हूं। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी जलन भी थी, जैसे पुरानी यादों का बोझ हवा में घुला हो। हर कदम के साथ मेरा दिल भारी होता जा रहा था, क्योंकि मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैं किस जगह की तरफ जा रहा हूं। कुछ ही देर बाद वो सुरंग खत्म हुई और मैं एक जाने पहचाने हाईवे पर खड़ा था। मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि ये वही जगह थी जहां मैंने उस बाइक वाले एक्सीडेंट को अंजाम दिया था। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे उस रात था। अंधेरा, हल्का सा धुआं और दूर तक फैली खामोशी। मैंने धीरे से आगे कदम बढ़ाया और फिर मैंने उन्हें देखा। रोड के साइड में वो बाइक पड़ी थी और उसके पास 2 परछाइयां जमीन पर बैठी हुई थीं। मेरी टांगें कांपने लगीं और दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लग रहा था अभी बाहर आ जाएगा। मैं धीरे धीरे उनके पास गया और जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उनमें से एक ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था, आंखें सीधा मेरी तरफ थीं। मेरी सांसें अटक गईं। मैं पहचान गया, ये वही आदमी था जिसे मैंने उस रात जिंदा छोड़ दिया था। उसने धीरे से कहा, तू वापस आ ही गया। मेरी रूह कांप उठी। मैं घुटनों के बल उसके सामने गिर गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं तुम्हें बचा सकता था, लेकिन मैं भाग गया। वो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, और मेरी पत्नी? उसने अपनी उंगली दूसरी तरफ इशारा किया। मैंने डर के मारे उधर देखा और मेरी सांसें रुक गईं। वहां एक और परछाई पड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिना हिले, जैसे उसमें अब कोई जान ही ना हो। मैंने अपना सर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। मेरा दिमाग फट रहा था। मैं समझ गया था कि मैंने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां बर्बाद की थीं। तभी वो आदमी धीरे से खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा।
उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम भारी था, जैसे हर कदम के साथ उसका दर्द और गुस्सा बढ़ रहा हो। उसने मेरे करीब आकर कहा, तो भाग गया था और हम यहां मरने के लिए छोड़ दिए गए। मैंने हाथ जोड़ लिए और कहा, मैं सब ठीक करूंगा, मैं तुम दोनों को मुक्ति दूंगा, बस एक मौका दे दो। मेरी आवाज टूट रही थी, लेकिन इस बार मैं सच में भागना नहीं चाहता था। तभी अचानक मेरे सीने का निशान फिर से जलने लगा और उसकी रोशनी धीरे धीरे उन दोनों पर पड़ने लगी। जैसे ही रोशनी उन तक पहुंचे, वो आदमी एक पल के लिए रुक गया और उसकी आंखों का गुस्सा हल्का पड़ने लगा। वो धीरे से बोला, अगर तुझे सच में पछतावा है तो हमारी कहानी पूरी कर। उसकी आवाज अब थोड़ी शांत थी, लेकिन दर्द अब भी उतना ही गहरा था। मैंने तुरंत पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा, हमें सच चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ, वरना हम कभी आज़ाद नहीं होंगे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं समझ गया था कि मुझे क्या करना होगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं सब सच बताऊंगा, मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा और अपनी गलती मानूंगा। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी शांति आई। तभी वो दूसरी परछाई जो जमीन पर पड़ी थी धीरे धीरे उठने लगी। मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, देर हो गई, लेकिन शायद अब भी सब खत्म नहीं हुआ। मैंने दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं कल सुबह ही सब सच बता दूंगा। मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं, बस तुम दोनों को मुक्ति मिल जाए। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे सीने का निशान तेज चमकने लगा और उस रोशनी ने उन दोनों को घेर लिया। वो धीरे धीरे हल्का पड़ने लगे, जैसे उनका बोझ कम हो रहा हो। जाने से पहले उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तू फिर से भागा तो इस बार तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मेरी रूह कांप उठी। मैंने सिर झुकाकर हाँ कर दी। अचानक सब कुछ गायब हो गया और मैं वापस उस अंधेरी जगह पर खड़ा था। लेकिन इस बार मेरा दिल थोड़ा हल्का था, लेकिन डर अब भी जिंदा था, क्योंकि अब सब कुछ मेरे फैसले पर डिपेंड करता था। तभी वो औरत और लड़की मेरे सामने आई और धीरे से बोली, अब सब तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम सबको आज़ाद करोगे या फिर हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। मैंने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब जो अगला कदम मैं उठाने वाला था वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। मैंने धीरे से आंखें खोली तो महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास का अंधेरा धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है, लेकिन दिल के अंदर का बोझ अब भी उतना ही भारी था। मेरी सांसें तेज थीं और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अब मुझे सच बोलना होगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। तभी अचानक मेरे कान में एक तेज हॉर्न की आवाज़ गूंजी और मैं झटके से पीछे हटा। जैसे ही मैंने आंखें पूरी खोली तो मैं अपने ट्रक के अंदर था। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ थे और ट्रक हाईवे पर चल रहा था। मेरी सांसें रुक गईं। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब सच था या सपना। मैंने तुरंत ट्रक साइड में रोका और नीचे उतर गया। रात अब भी उतनी ही गहरी थी। हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन इस बार सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। न कोई परछाई, न कोई अजीब आवाज, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि ये सब खत्म नहीं हुआ। मैंने अपने सीने की तरफ देखा तो वो निशान अब भी हल्का सा चमक रहा था, जैसे मुझे याद दिला रहा हो कि जो कुछ हुआ वो सच था और अब मुझे अपना वादा निभाना है। मैंने तुरंत फैसला किया और ट्रक को वापस मोड़ दिया। अब मैं सीधा शहर की तरफ जा रहा था। हर किलोमीटर के साथ मेरा डर और बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी हिम्मत भी आ रही थी, जैसे कोई अंदर से मुझे पुश कर रहा हो। सुबह होने तक मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। मेरी टांगें कांप रही थीं, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मैंने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर जाते ही सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपने काम में बिजी थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने वाला हूं। मैं धीरे से काउंटर के पास गया और बोला, मुझे एक एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट करनी है। ऑफिसर ने मुझे देखा और पूछा, कब का एक्सीडेंट? मैंने धीरे से कहा, कुछ महीने पहले। और मैंने सब कुछ बता दिया, एक एक डिटेल के साथ। कैसे मैं ट्रक चला रहा था, कैसे वो बाइक मेरे सामने आई और कैसे मैं डर के मारे वहां से भाग गया। पूरे रूम में खामोशी छा गई। ऑफिसर मुझे घूर रहा था, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो। मैंने अपना सिर झुका लिया और कहा, मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे बैठने को कहा और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। मुझे अंदर ही रोक लिया गया।
मेरी सांसें अब भी तेज थी, लेकिन दिल थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मैं सालों बाद सच बोल रहा हूं। रात होने लगी और मुझे एक छोटी सी सेल में डाल दिया गया। मैं ठंडी दीवार के साथ लगकर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर था कि अब मैं भाग नहीं रहा था। तभी अचानक सेल के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धीरे से आंखें खोली और देखा कि मेरे सामने वही आदमी और उसकी पत्नी खड़े हैं। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी। मैंने धीरे से कहा, क्या तुम दोनों को मुक्ति मिल गई? वो आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तूने अपना वादा निभाया और इसीलिए हम आजाद हो गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सिर झुका लिया। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, हर गलती का एक मौका होता है सुधरने का, और तूने वो मौका ले लिया। अब तू भी इस बोझ से आजाद हो सकता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मेरा सीना फिर से चमकने लगा, लेकिन इस बार वो जलन नहीं थी, बल्कि एक हल्का सा सुकून था। रोशनी धीरे धीरे पूरी सेल में फैल गई और कुछ सेकंड्स बाद वो दोनों गायब हो गए। मैंने गहरी सांस ली और दीवार के साथ सिर टिकाया। मेरी आंखें बंद हो गई और काफी टाइम बाद मुझे एक सच्ची नींद आई। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही मैं नींद में डूबा, एक और आवाज मेरे कान में गूंजी जो बिल्कुल अलग थी और पहले से ज्यादा डरावनी। वो धीरे से बोली, एक पाप कम हुआ है, लेकिन अभी बहुत बाकी है। मेरी सांसें रुक गई और मेरी नींद टूट गई। मैंने झट से आंखें खोली और समझा कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब मुझे सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि और भी कई रूहों की कहानी पूरी करनी है। और इस बार जो अगला सामना होने वाला था, वो पहले से ज्यादा खौफनाक होने वाला था। मेरी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन दिल अब भी उस आवाज के डर से तेज धड़क रहा था। सेल के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। हवा फिर से ठंडी होने लगी, जैसे कोई अनजानी ताकत मेरे आसपास घूम रही हो। मैंने धीरे से उठकर चारों तरफ देखा। दीवार पर एक हल्की सी परछाई हिलती हुई नजर आई। मेरी सांसें रुक गईं। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, वो परछाई गायब हो गई। मैंने अपने आप को संभाला और वापस बैठ गया, लेकिन तभी एक और आवाज आई, इस बार बिल्कुल मेरे पीछे से। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैं झट से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो आवाज धीरे से बोली, तुमने एक रूह को आजाद किया है, लेकिन क्या तुम सबका बोझ उठा पाओगे? मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड्स तक खामोशी छाई रही। फिर धीरे धीरे अंधेरे से एक लंबी सी परछाई उभरने लगी। वो पहले देखी हुई सब परछाइयों से अलग थी। उसका रूप ठीक से नजर नहीं आ रहा था, जैसे वो अंधेरे से बनी हो। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, मेरी आंखें फट गईं, क्योंकि उसका कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक काली खोखली जगह थी जहां आंखें होनी चाहिए थी। मेरा गला सूख गया। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरी टांगें जैसे जम गई थी। वो मेरे बिल्कुल पास आकर रुक गई और धीरे से बोली, मैं उन सब की आवाज हूं जो अभी भी फंसे हुए हैं। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। उसने कहा, तुमने एक रूह को आजाद किया है, लेकिन क्या तुम सबका बोझ उठा पाओगे? मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मेरी सांसें धीमी हो गईं, जैसे ही मैंने उस बड़े साए को धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखा। उसकी हर चाल के साथ जमीन हल्की सी हिल रही थी और हवा और ठंडी होती जा रही थी। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। वो साया अब इतना करीब आ चुका था कि उसकी आंखें साफ दिख रही थी। वो आंखें लाल नहीं थी, ना ही काली, बल्कि बिल्कुल खाली थीं, जैसे उसमें कोई एहसास ही ना हो, सिर्फ एक गहरा अंधेरा जो सब कुछ निगलने को तैयार हो। उसने रुककर सीधा मेरी तरफ देखा और बिना मुंह हिलाए उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, तुमने काफी रूहों को आजाद किया है, लेकिन हर कहानी का एक मूल होता है, और मैं वही हूं। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धीरे से पूछा, तू कौन है? कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उसने कहा, मैं वो हूं जो पाप को जिंदा रखता है, मैं वो हूं जो सच को दबा देता है, मैं वो हूं जिससे तुम जैसे लोग जन्म देते हैं।
मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मुझे समझ आने लगा था कि ये कोई आम रूह नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ ज़्यादा गहरा और ज़्यादा खतरनाक। मैंने हिम्मत जोड़कर कहा, अगर तू ही इन सबको यहाँ बांध कर रखता है तो मैं तुझे रोकूंगा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन इस बार मैं पीछे हटने वाला नहीं था। वो साया धीरे से हंसा और उसकी हंसी पूरी जगह में गूंज उठी। उसने कहा, मुझे रोकेगा तू? तू जो खुद अपने पाप से भागता रहा है। मेरी सांसें तेज हो गई, लेकिन मैंने अपनी नज़र उससे नहीं हटाई। मैंने जोर से कहा, मैंने अपनी गलती मान ली है और मैं अब भाग नहीं रहा। ये सुनते ही मेरा सीना फिर से चमकने लगा और रोशनी धीरे धीरे उस अंधेरे को छूने लगी। जैसे ही रोशनी उस साए तक पहुंचे, वो थोड़ा सा पीछे हटा, लेकिन फिर भी उसकी ताकत कम नहीं हुई। उसने धीरे से कहा, सच को मान लेना आसान है, लेकिन उसका बोझ उठाना मुश्किल है। तभी अचानक मेरे आसपास की जगह बदलने लगी। मैं एक बार फिर अलग अलग सीन्स देखने लगा। हर जगह एक्सीडेंट, हर जगह लोग मरते हुए, और हर जगह एक ही चीज़ कॉमन थी। लोग सच छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे और डर के मारे भाग रहे थे। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं समझ गया कि ये साया इन सब झूठों और पापों से बना है। जितना ज़्यादा लोग सच छुपाते हैं, उतना ही ये मजबूत होता है। मैंने जोर से आंखें बंद की और अपनी सारी हिम्मत जोड़कर खुद से कहा, अगर इसका जन्म झूठ से होता है तो इसका अंत सिर्फ सच से ही होगा। मैंने आंखें खोली और सीधा उस साए की तरफ बढ़ा। मेरा सीना इतनी तेज चमक रहा था कि अब पूरी जगह रोशन हो रही थी। वो साया पहली बार थोड़ा पीछे हटा। उसने जोर से कहा, रुक जा वरना तू भी जल जाएगा। लेकिन मैं नहीं रुका। मैं हर कदम के साथ और मजबूत होता जा रहा था। जैसे ही मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, मैंने जोर से कहा, सच ही मेरी ताकत है और मैं तुझे यहीं खत्म करूंगा। मेरी आवाज़ पूरी जगह में गूंज उठी। मेरा सीना एकदम से इतनी तेज रोशनी से भर गया कि मैं खुद भी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया। वो रोशनी सीधा उस साए से टकराई और उसने एक भयानक चीख मारी। वो तड़पने लगा, जैसे उसका हर हिस्सा टूट रहा हो, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा था। उसने चीखते हुए कहा, मैं खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि लोग कभी सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने धीरे से कहा, हो सकता है तू कभी पूरी तरह खत्म ना हो, लेकिन मैं जितनी रूहों को आज़ाद कर सकता हूँ उतनी करूँगा और तुझे कमज़ोर करता रहूँगा। ये सुनते ही उसकी चीखें धीरे धीरे कम होने लगी और उसका रूप टूटने लगा, जैसे वो बिखर रहा हो। कुछ ही पलों में वो अंधेरे में घुल गया, लेकिन उसकी एक हल्की सी परछाई अब भी हवा में तैर रही थी। मेरी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, लेकिन मैं समझ गया था कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अचानक मेरे आसपास का सब कुछ फिर से बदलने लगा और मैं वापस उसी अंधेरी जगह पर खड़ा था, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा हल्का था, जैसे कोई बड़ा बोझ कम हो गया हो। वो औरत और लड़की मेरे सामने आई और उनके चेहरे पर पहली बार एक हल्का सा सुकून था। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने उसे कमजोर कर दिया है, लेकिन अभी उसका अंत नहीं हुआ है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मेरी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा मजबूत थी। तभी अचानक दूर से एक और आवाज़ आई, जो पहले से अलग थी, और उसमें एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। मेरी सांसें फिर से तेज हो गई। मैंने उस आवाज़ की तरफ देखा और समझ गया कि एक और कहानी मेरा इंतज़ार कर रही है। और इस बार जो होने वाला था, वो शायद मेरी हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। वो आवाज़ इतनी कमज़ोर थी, लेकिन उसमें इतनी बेचैनी थी कि मेरी रूह तक हिल गई। मैं बिना सोचे उस डायरेक्शन में बढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज़ थोड़ी और साफ होने लगी, जैसे कोई अंधेरे के अंदर फंसा हुआ हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आगे जाकर एक पुराना सा पुल नजर आया, जो आधा टूट चुका था। नीचे गहरी खाई थी, जहां अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई ही नहीं देता था। हवा तेज चल रही थी और उसमें एक अजीब सी चीख छुपी हुई थी। मैंने धीरे से पुल पर कदम रखा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, पुल हल्की सी कड़कने लगा। मेरी सांसें तेज हो गई, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था, क्योंकि वो आवाज़ अब बिल्कुल करीब लग रही थी। पुल के बीच में पहुंचते ही मैंने नीचे झांका और मेरी आंखें फट गईं। वहां नीचे एक गाड़ी उल्टी पड़ी थी और उसके पास एक आदमी चिल्ला रहा था। उसका आधा शरीर गाड़ी के नीचे दबा हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जोर से पूछा,
कौन हो तुम? लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, बचाओ मुझे। मेरी आवाज टूट रही थी। मैंने बिना सोचे पुल के किनारे से नीचे उतरने की कोशिश की। पत्थर फिसल रहे थे, लेकिन मैं धीरे धीरे उस आदमी तक पहुंच गया। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और आंखों में इतना डर था कि देखते ही समझ आ जाए कि वो कितनी देर से यहां फंसा हुआ है। मैंने तुरंत गाड़ी को उठाकर उससे निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी बहुत भारी थी। मेरी ताकत कम पड़ रही थी। तभी मेरा सीना फिर से चमकने लगा और उस रोशनी के साथ मुझे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। मैंने फिर से जोर लगाया और इस बार गाड़ी थोड़ी सी हिल गई। उस आदमी ने जोर से सांस ली और धीरे धीरे अपना शरीर बाहर निकाला। वो जमीन पर गिर गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। मैंने उसे संभाला और पूछा, ये सब कैसे हुआ? वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं ड्राइवर हूं, मैं नींद में था और कंट्रोल खो बैठा। मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गईं, जैसे मैं फिर से वही कहानी सुन रहा हूं। लेकिन फिर उसने जो कहा, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, लेकिन इस बार गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, किसी ने मेरे ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की थी। मेरी आंखें फट गईं। मैंने तुरंत पूछा, कौन? उसने कांपते हुए हाथ से ऊपर पुल की तरफ इशारा किया। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं तुरंत ऊपर की तरफ देखा। पुल के ऊपर एक परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे मेरी तरफ देख रही थी। हवा और तेज हो गई और माहौल एकदम से भारी हो गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे महसूस हो गया था कि ये कोई आम रूह नहीं है, ये किसी और ही खेल का हिस्सा है। मैंने धीरे धीरे वापस पुल पर चढ़ा और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, वो परछाई धीरे धीरे रोशनी में आई। मेरी सांसें रुक गईं। वो एक आदमी था जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में खौफ छुपा हुआ था। उसने धीरे से कहा, तुम सच ढूंढ रहे हो, लेकिन हर सच सीधा नहीं होता, कुछ सच खून से लिखे होते हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैंने जोर से पूछा, तूने क्या किया है? वो हंसी और बोला, मैं बस उन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता हूं जो अपने पाप से भागते हैं। मेरा सीना फिर से जलने लगा, लेकिन इस बार उस रोशनी में गुस्सा भी था। मैंने समझ लिया था कि ये आदमी सिर्फ एक और रूह नहीं, बल्कि शायद उस बड़े साए का एक हिस्सा है। तभी अचानक उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और नीचे खाई की तरफ इशारा किया। मैंने डर के मारे वहां देखा और मेरी आंखें फट गईं। खाई के अंदर अब सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई गाड़ियां थीं और हर गाड़ी के पास किसी न किसी की चीख गूंज रही थी, जैसे ये जगह एक जाल हो जहां लोगों को जानबूझकर फंसाया जा रहा हो। मैंने उस आदमी की तरफ देखा और समझ गया कि अब जो सच सामने आने वाला है वो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक है। और शायद ये सफर सिर्फ रूहों को आजाद करने का नहीं, बल्कि एक ऐसे राज को खोलने का है जो सब कुछ बदल सकता है। मेरी सांसें तेज हो गई थी जब मैंने उस आदमी की आंखों में देखा। उसकी मुस्कान धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, जैसे वो मेरे डर का मजा ले रहा हो। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि मेरी उंगलियां सुन्न पड़ने लगी थीं, लेकिन मेरा सीना अब भी जल रहा था, जैसे अंदर से कोई आग भड़क रही हो। मैंने हिम्मत जोड़कर उससे पूछा, तू कौन है और ये सब क्यों कर रहा है? वो धीरे से मेरे करीब आया और इतनी धीमी आवाज में बोला जैसे वो सीधा मेरे दिमाग के अंदर घुस रही हो, मैं उन रास्तों का रखवाला हूं जहां सच को दबा दिया जाता है। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैंने समझ लिया था कि ये सिर्फ एक और अटकी हुई रूह नहीं है, ये कुछ और है जो जानबूझकर लोगों को फंसाता है। उसने हाथ उठाकर नीचे खाई की तरफ इशारा किया और बोला, देख, ये सब मेरी कहानियां हैं, मेरी बनाई हुई कहानियां, जहां लोग अपने पाप के साथ गिरते हैं और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाते। मैंने नीचे देखा तो हर गाड़ी के पास अलग अलग सीन्स चल रहे थे। कहीं कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, कहीं कोई अपनी गलती छुपा रहा था और कहीं कोई किसी और को दोष दे रहा था। मेरी सांसें तेज हो गई। ये सब सिर्फ एक्सीडेंट नहीं थे, ये एक जाल था। मैंने जोर से कहा, तू इन सबको फंसा रहा है, तू इन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करता है। वो आदमी जोर से हंस पड़ा और बोला, मैं मजबूर नहीं करता, मैं सिर्फ उन्हें एक रास्ता दिखाता हूं, बाकी फैसला वो खुद करते हैं। ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच था। लोग डर के मारे झूठ बोलते हैं और वही झूठ उन्हें यहां बांध देता है। मेरा सीना और तेज चमकने लगा। मैंने धीरे से कहा, अगर ये सब उनकी गलतियों से हो रहा है तो मैं उन्हें सच दिखाऊंगा, मैं उन्हें तेरे जाल से बाहर निकालूंगा। वो आदमी एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, दीवारें जोर जोर से हिल रही थीं, जैसे पूरा घर टूटने वाला हो।
मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं बीच कमरे में खड़ा था और समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होने वाला है। तभी एक जोर की आवाज हुई और सब कुछ एकदम से शांत हो गया। अचानक मेरे आसपास का माहौल बदल गया। मैं अब उस घर में नहीं था, बल्कि एक पुराने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा था। ट्यूब लाइट्स हल्की हल्की ब्लिंक कर रही थीं और हवा में दवाइयों की स्मेल के साथ एक अजीब सी सड़ी हुई बूढ़ी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। कॉरिडोर के दोनों तरफ रूम्स थे जिनके दरवाजे आधे खुले हुए थे और अंदर अंधेरा भरा हुआ था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे एक स्ट्रेचर नजर आया जिसमें एक शरीर सफेद कपड़े से ढका हुआ था। मेरी सांसें रुक गईं। मैं धीरे से उसके करीब गया और कपड़े को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने हिम्मत जोड़कर कपड़ा हटाया और मेरी आंखें फट गईं, क्योंकि स्ट्रेचर पर जो चेहरा था वो मेरा ही था। मेरा गला सूख गया। मैं पीछे हट गया। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। तभी मेरे पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आई। मेरी सांसें रुक गईं। मैं धीरे से मुड़ा तो देखा एक डॉक्टर और एक नर्स मेरे पास से गुजरते हुए उस स्ट्रेचर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, जैसे मैं वहां हो ही नहीं। डॉक्टर ने धीरे से कहा, पेशेंट को बचाना मुश्किल है, बहुत खून बह चुका है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब क्या है। तभी एक और आवाज आई जो मेरे लिए बहुत पहचानी थी। नेहा कॉरिडोर के दूसरे कोने पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो जोर जोर से रो रही थी। मेरा दिल टूट गया। मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, जैसे कोई इनविजिबल दीवार मुझे रोक रही हो। डॉक्टर ने कुछ देर बाद सिर झुका दिया और धीरे से बोला, हम उसे नहीं बचा पाए। मेरी सांसें रुक गईं। नेहा जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं वापस स्ट्रेचर की तरफ देखा और समझ गया कि ये सच है। मैं उस एक्सीडेंट के बाद बच ही नहीं पाया था। मेरी रूह कांप उठी। अब सब कुछ क्लियर हो रहा था। ये पूरा सफर मेरी जिंदगी का नहीं, बल्कि मेरी मौत के बाद का था। मैं खुद एक रूह बन चुका था जो अपने पापों के बोझ के साथ फंस गया था। मैं घुटनों के बल गिर गया। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने अपना सर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। तभी वो गहरी आवाज फिर से गूंजी, अब समझा तू क्यों यहां है। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धीरे से ऊपर देखा और वो बड़ा साया फिर मेरे सामने था। उसने धीरे से कहा, तू सिर्फ अपने पाप का बोझ नहीं उठा रहा, बल्कि तू खुद एक अधूरी कहानी है जो अपने अंत का इंतजार कर रही है। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैंने कांपते हुए कहा, तो क्या मैं कभी यहां से निकल नहीं सकता? वो साया धीरे से बोला, निकल सकता है, लेकिन उसके लिए तुझे अपना अंतिम सच स्वीकार करना होगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने पूछा, कौन सा सच? वो धीरे से मेरे करीब आया और बोला, सच ये है कि तू खुद को कभी माफ नहीं कर पाया, और जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा तब तक तू आजाद नहीं होगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं समझ गया था कि सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि मैं खुद हूं। मैंने धीरे से आंखें बंद की और अपनी सारी गलतियों को याद किया। हर वो पल जहां मैं डर के मारे भागा, हर वो झूठ जो मैंने बोला, हर वो दर्द जो मैंने दिया। मेरी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और धीरे से कहा, हाँ, मैंने गलती की, मैं गलत था, लेकिन मैं अब खुद को माफ करता हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे सीने का निशान इतनी तेज चमकने लगा कि पूरा कॉरिडोर रोशनी से भर गया। वो साया पीछे हटने लगा, जैसे उसकी ताकत कम हो रही हो। उसने आखिरी बार कहा, अगर तू सच में खुद को माफ कर पाया है तो शायद तुझे मुक्ति मिल सकती है। मेरी सांसें रुक गईं। रोशनी धीरे धीरे और तेज होती गई और सब कुछ उसमें घुलने लगा। हॉस्पिटल कॉरिडोर, डॉक्टर, नेहा, सब कुछ गायब होने लगा। और उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद ये सफर अपने अंत के करीब है, लेकिन अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। क्योंकि जैसे ही रोशनी कम होने लगी, एक और आवाज गूंजी जो पहले से भी ज्यादा गहरी और भयानक थी। और उस आवाज ने कहा, अंतिम फैसला अभी बाकी है। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और मेरी सांसें फिर से तेज हो गईं। जैसे ही वो उजाला मिटा, मैं खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाया।
ये न पूरी तरह अंधेरा था, न ही रोशनी। ये एक बीच की दुनिया थी जहां सब कुछ धुंधला था, जैसे सच और झूठ के बीच का कोई मोड़। मेरी धड़कन तेज हो गई क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि ये वही जगह है जहां अंतिम फैसला होने वाला है। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी भारी आवाज छुपी हुई थी। तभी धीरे धीरे मेरे आसपास परछाइयां उभरने लगीं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी। वो सब रूहें जिन्हें मैं इस सफर में मिला था, एक एक करके मेरे आसपास खड़ी हो गईं। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से इधर उधर देखा। हर चेहरा मुझे देख रहा था। किसी के चेहरे पर सुकून था, किसी पर दर्द, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सवाल था, फैसला। तभी वो औरत और उसकी बेटी भी सामने आई जो सबसे पहले मुझे मिली थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शांत खड़ी रहीं, जैसे वो भी इस पल का इंतजार कर रही हों। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? तभी वो गहरी आवाज फिर से गूंजी, इस बार इतनी पास से कि जैसे वो मेरे अंदर से आ रही हो। आवाज ने कहा, ये सब रूहें गवाह हैं तेरी कहानी की। अब फैसला ये करेगा कि तू आजाद होगा या हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैंने हिम्मत जोड़कर कहा, फैसला कैसे होगा? तभी अचानक मेरे सामने एक रोशनी का गोला बना और उसके अंदर सीन्स चलने लगे। मेरी पूरी जिंदगी मेरे सामने चल रही थी। बचपन से लेकर उस रात तक हर पल, हर फैसला, हर गलती, सब कुछ इतना साफ था कि मैं खुद से नजर नहीं मिला पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आवाज ने कहा, तूने पाप किया, तूने झूठ बोला, तूने लोगों को छोड़ा, लेकिन तूने सच स्वीकार किया और उन्हें मुक्ति दी। अब फैसला ये है कि क्या तू सच में खुद को बदल पाया है? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं बदल गया हूं, मैं अब सच से भागूंगा नहीं। तभी एक रूह आगे बढ़ी। वो वही आदमी था जिसे मैंने सबसे पहले आजाद किया था। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, इसने अपनी गलती स्वीकार की और मुझे आजाद किया। फिर एक एक करके और रूहें आगे आईं। राकेश, नेहा और वो बाइक वाले सब ने मेरी तरफ देखा और धीरे से सर हिलाया, जैसे वो मेरी गवाही दे रहे हों। मेरी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं, लेकिन दिल अब भी बेचैन था क्योंकि असली फैसला अभी होना बाकी था। तभी अचानक वो बड़ा साया फिर से उभर कर सामने आया, लेकिन इस बार वो पहले से कमजोर लग रहा था। उसने धीरे से कहा, ये सब गवाही कुछ भी नहीं बदलती, पाप पाप होता है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार डर के बिना कहा, हाँ, पाप पाप होता है, लेकिन इंसान बदल सकता है और मैं बदल चुका हूं। मेरा सीना फिर से चमकने लगा और इस बार उस रोशनी में एक अजीब सी शांति थी। वो रोशनी धीरे धीरे सब परछाइयों को छू रही थी। वो साया पीछे हटने लगा। उसने जोर से कहा, ये फैसला अभी पूरा नहीं हुआ। तभी आवाज फिर से गूंजी। आवाज ने कहा, अंतिम फैसला अब रूहों का नहीं, बल्कि तेरा खुद का होगा। क्या तू सच में अपने आप को माफ कर चुका है? मेरी सांसें रुक गईं। ये सबसे मुश्किल सवाल था। मैं कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर मैंने धीरे से आंखें बंद की और अपने दिल को महसूस किया। मैंने हर दर्द, हर पछतावा, हर गिल्ट को महसूस किया और फिर धीरे से कहा, हाँ, मैंने गलती की, मैं गलत था, लेकिन मैं अब खुद को माफ करता हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे सीने का निशान इतनी तेज चमकने लगा कि पूरा कॉरिडोर रोशनी से भर गया। वो साया पीछे हटने लगा, जैसे उसकी ताकत कम हो रही हो। उसने आखिरी बार कहा, अगर तू सच में खुद को माफ कर पाया है तो शायद तुझे मुक्ति मिल सकती है। मेरी सांसें रुक गईं। रोशनी धीरे धीरे और तेज होती गई और सब कुछ उसमें घुलने लगा। हॉस्पिटल कॉरिडोर, डॉक्टर, नेहा, सब कुछ गायब होने लगा और उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद ये सफर अपने अंत के करीब है, लेकिन अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। क्योंकि जैसे ही रोशनी कम होने लगी, एक और आवाज गूंजी जो पहले से भी ज्यादा गहरी और भयानक थी, और उस आवाज ने कहा, अंतिम फैसला अभी बाकी है। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और मेरी सांसें फिर से तेज हो गईं। जैसे ही वो उजाला मिटा, मैं खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाया। ये ना पूरी तरह अंधेरा था, न ही रोशनी। ये एक बीच की दुनिया थी जहां सब कुछ धुंधला था, जैसे सच और झूठ के बीच का कोई मोड़। मेरी धड़कन तेज हो गई क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि ये वही जगह है जहां अंतिम फैसला होने वाला है। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी भारी आवाज छुपी हुई थी।
तभी धीरे धीरे मेरे आसपास परछाइयां उभरने लगीं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी। वो सब रूहें जिन्हें मैं इस सफर में मिला था, एक एक करके मेरे आसपास खड़ी हो गईं। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से इधर उधर देखा। हर चेहरा मुझे देख रहा था। किसी के चेहरे पर सुकून था, किसी पर दर्द, लेकिन सबकी आंखों में एक ही सवाल था, फैसला। तभी वो औरत और उसकी बेटी भी सामने आईं, जो सबसे पहले मुझे मिली थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शांत खड़ी रहीं, जैसे वो भी इस पल का इंतजार कर रही हों। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? तभी वो गहरी आवाज फिर से गूंजी, इस बार इतनी पास से कि जैसे वो मेरे अंदर से आ रही हो। आवाज ने कहा, ये सब रूहें गवाह हैं तेरी कहानी की। अब फैसला ये करेगा कि तू आजाद होगा या हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैंने हिम्मत जोड़कर कहा,